नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में घटना चक्र पार्ट 2 में बात करेंगे ब्रिटिश ताज के अधीन जो भी अधिनियम आए, जो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो अधिनियम आया, वहाँ से लेके 1858 से लेके 1947 यानी आज़ादी के अधिनियम तक हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। टोटल विश्लेषण के साथ ही क्वेश्चन, टोटल घटना चक्र का एक बार विश्लेषण कर देंगे, टोटल क्वेश्चन अपने आप ही बन जाएगा। आप खुद बनाएंगे, आप देखेंगे भी। कल के वीडियो का थोड़ा हम बात कर ले रहे हैं। कल पार्ट 1 हमने डाला था जिसमें बताए थे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में व्यापारिक कार्यों के लिए भारत आया और उसने अपना धीरे धीरे वर्चस्व जमा लिया। और दो युद्ध, जो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को जीत कर अपने अधीन में राजनीतिक कार्यों को भी कर लिया। बक्सर के युद्ध के बाद द्वैत शासन लगाया, इलाहाबाद की संधि की 1765 में, और द्वैत शासन के अधिकार में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कैसे दीवानी अधिकार प्राप्त किया, ये सब कल के वीडियो में हम बता चुके हैं टोटली विश्लेषण से। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, पार्ट 1 घटना चक्र पार्ट 1 टोटल देखिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा पीसीएस, खासकर पीसीएस वाले स्टूडेंट्स को। आज हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रिटिश ताज के अधीन यानी 1858 से 1947 का जो भी क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। इसमें घटना चक्र की ये बुक में बहुत थोड़ा दिया है, हम टोटली अच्छे से विश्लेषण करेंगे। तो कल का थोड़ा हम रिवीजन करवा दें। कल हमने बताया था कि दो युद्ध, निर्णायक युद्ध होने के बाद उसके बाद कंपनी ने राजनीतिक कार्यों में अपना हाथ डाला और 1773 से लेके 1853 तक कौन कौन सा एक्ट है इसके बारे में कल हम बता चुके हैं। जिसमें 1773 पहला रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट यानी नियंत्रण करने के लिए वो आया था कंपनी को ब्रिटिश संसद के द्वारा। और 1853 तक जो भी आया हमने पहले ही इसका पार्ट 1 में बता चुका है। चलिए आज का हम बात कर लेते हैं। ब्रिटिश ताज का जो हुआ यूँ कि 1857 की क्रांति हुई, आप सबको मालूम होगा 1857 की क्रांति हुई। और इस क्रांति ने यह साबित कर दिया, ब्रिटिशों को ऐसा लगने लगा, इतना बड़ा क्रांति था ये सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है और ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है, ये 1857 की क्रांति को। और एक और बात बता दें, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा और किसने नहीं कहा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन कि अगर बोले कि 1857 की क्रांति का को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, तो बी.डी. सावरकर, नोट कर लीजिएगा, बी.डी. सावरकर। और किसने नहीं कहा इसको, यानी बोले कि ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था और ना ही ये कोई आज़ादी के लिए लड़ा गया था, तो वो थे आर.सी. मजमूदार। दोनों नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आर.सी. मजमूदार जिसने क्या बोला, नहीं ये स्वतंत्रता का संग्राम नहीं है, और बी.डी. सावरकर ने बोला ये स्वतंत्रता संग्राम है। तो ये ऐसा चूँकि बहुत ही सभी जगह पे ये आंदोलन छिड़ गया था 1857 का, और इसके विफल होने का भी कारण हम बता दें कि इसमें केंद्रीकृत नहीं था, यानी एक जगह इसका नेतृत्व नहीं था, छिटपुट अलग अलग जगह हो रहा था, इसीलिए ये विफल हो गया। और सभी लोगों ने भाग भी नहीं लिया दक्षिण भारत में, इसमें कोई भी दक्षिण भारत से ये आंदोलन में भाग नहीं लिया, तो ये सब इसके विफल का कारण था। खैर छोड़िए, हम आते हैं अपने बात पे। ब्रिटिश ताज के अधीन तो 57 का जो क्रांति हुआ, 1857 का जो क्रांति हुआ, ये काफ़ी हिला देने वाली, ब्रिटिश बहुत ही बड़ी क्रांति हुई और ब्रिटिश ताज को एकदम हिला के रख दिया। तो ब्रिटिश जो संसद थे, ब्रिटिश संसद में बैठे लोग वो यह सोचे कि अगर हमने अब अपने अंडर में इसको नहीं लिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हम अपना बोरिया बिस्तर लेके यहाँ से अब हम लोग को चलना पड़ेगा, यानी भारत को आज़ाद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा संग्राम था ये। तो उन्होंने ये सोचा, तो इसीलिए 1857 की क्रांति के बाद 1858 में एक भारत शासन अधिनियम बनाया। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम नाम से ही पता चलता है भारत पे शासन करने के लिए ये अधिनियम बना। और ये अधिनियम बना, आपको बता दें, ब्रिटिश में। नोट पेन लेके, डायरी लेके बैठिए और सभी चीज़ बारीकी से नोट कीजिए। ब्रिटिश में ये अधिनियम बना
और इसकी घोषणा जो हुई वो इलाहाबाद में हुई। पूछ लेता है ये कभी कभी हिस्ट्री में, इलाहाबाद में इसकी घोषणा हुई। ठीक है, इलाहाबाद दरबार में इसकी घोषणा हुई। और घोषणा कौन की है? तत्कालिक उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे उस समय, उसी ने घोषणा किया। ये भी क्वेश्चन बनता है 1857 की क्रांति में कौन गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो लॉर्ड कैनिंग ने ये घोषणा पढ़ के सुनाया, और उस घोषणा पत्र में क्या था? वही ये शासन का अधिनियम है। तो घोषणा पत्र में पहला जो चीज़ लिखा था वो यह लिखा था कि अब गवर्नर जनरल का पद समाप्त होगा और इसके जगह पर क्या आएगा? वायसराय। नोट कर लीजिएगा, क्या बोले थे? अब गवर्नर जनरल का पद समाप्त होगा और इसके जगह पर क्या आएगा? वायसराय, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष रूप से यहाँ ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष रूप से देखभाल करेगा। तो ये वायसराय, गवर्नर जनरल को समाप्त करके वायसराय बना दिया गया। इस तरह क्या हुआ? दो चीज़ बना कि भारत का बोले अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग, जो अभी हमने बताया, और प्रथम वायसराय कौन होंगे? वो भी लॉर्ड कैनिंग ही होंगे। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। तो दो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। और तत्काल में क्या किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट, दूसरा क्या पॉइंट बनता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को के जो भी कार्य थे, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। साथ में ब्रिटिश में 15 समिति की गठन की, 15 सदस्यीय समिति का गठन किया, जो भारत परिषद का गठन किया और इसका एक सचिव बनाया। इसका क्या बनाया? एक सचिव बनाया। ये सचिव जो था ये ब्रिटेन में रहता था और टोटल का देख रेख करता था वहीं से। और ये टोटल संसद, ब्रिटिश संसद के प्रति ये सचिव का जवाबदेही होता था। और बोले तो ये संसद का ही, ब्रिटिश संसद का ही एक सदस्य होता था भारत सचिव, जो ब्रिटिश में रहता था। तो ऐसा आप देख सकते हैं, ऐसा दो आदमी हो गया। पहला हो गया वायसराय, ब्रिटिश का आदमी जो भारत में रहता है, और एक हो गया सचिव, भारत सचिव, जो कहाँ पे रहता है? ब्रिटेन में रहता है। दोनों ब्रिटेन का ही आदमी है। ठीक है, एक भारत में रहता है, एक ब्रिटेन में रहता है। और इसके निर्देशक में 15 सदस्यीय समिति का गठन हुआ। तो ये दूसरा काम हुआ। तीसरा काम इसमें ये हुआ, कंपनी का जो हुआ ये सब समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और ये 2-3 चीज़ इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट कार्य हुए, 2-3 चीज़ इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट कार्य हुए। तो इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए, भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या किया गया? भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। अभी बताएं, गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा गया और ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, जो अभी ही बताएं आपको। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था, ये भी बता दिए। इस अधिनियम द्वारा भारत का राज सचिव पद सृजन किया गया और इसके लिए 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया उसकी सहायता के लिए। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1961। अब देखिए, ब्रिटिशर को ऐसा लगने लगा था कि अगर भारत में शासन करना हो तो भारत के कुछ व्यक्ति को अपने परिषद में स्थान देना होगा, क्योंकि उनको महसूस कर लिए थे कि शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना पड़ेगा, अन्यथा भारतीय विद्रोह कर देंगे। तो ये पहली बार, ये याद रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1961 में क्वेश्चन पूछ देता है। पहली बार क्या किया गया? भारतीयों को उसके कार्य में, उसके स्थान पे, पहली बार उसके गैर सरकारी सदस्य के रूप में कानून बनाने में भारतीयों को सम्मिलित किया गया 1861 के अधिनियम में। अब याद रखिए, क्वेश्चन कभी कभी यहाँ पे ये दे देता है कि वो कौन थे जो 1861 के अधिनियम के तौर पे परिषद में गए थे, यानी कानून बनाने के परिषद में गए थे। तो आपको बता दें कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 सदस्य को, जिसमें कौन कौन थे, विधान परिषद में शामिल किए 3 सदस्य को, जिसमें कौन कौन थे? तो बता दे, बनारस के राजा थे। कहाँ के? बनारस के राजा। नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आदमी जो थे पटियाला का महाराजा थे, पटियाला का महाराजा।
कौन कौन थे? बनारस के राजा, दूसरा कौन थे? पटियाला का महाराजा, और तीसरे जो थे वो थे सर दिनकर राव। तीनों इंपॉर्टेंट है, पूछता है कभी कभी एग्जाम में, तो याद रखिएगा। बनारस के राजा, पटियाला का महाराजा और सर दिनकर राव, ये तीनों विधान परिषद में मनोनीत हुए थे गैर सरकारी सदस्य के रूप में। तो ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता थी। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ क्या किया गया 1861 के अधिनियम में कि मद्रास और मुंबई और मद्रास को कुछ शक्तियाँ दे दी गई। इस तरह बोला गया कि इस अधिनियम के द्वारा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, क्योंकि पहले तो केंद्र में टोटल शक्ति थी, अब कुछ प्रांतों में भी दे दी गई। जैसे मुंबई मद्रास को छीन लिया गया था 1833 के तहत, तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया इससे स्टार्ट हुआ। इसके तहत एक और काम हुआ 1859 में, पोर्टफोलियो 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता, जो पोर्टफोलियो प्रणाली बना था, पोर्टफोलियो नोट कर लीजिए, पोर्टफोलियो प्रणाली, इसको मान्यता मिल गया। लॉर्ड कैनिंग उस समय थे, इसको मान्यता वो दे दिए। ये पोर्टफोलियो प्रणाली क्या था तो आपको बता दें, इस पोर्टफोलियो प्रणाली के द्वारा एक या दो से अधिक विभाग में एक अधिकारी के अंतर्गत वो हो सकता था। यानी डायरेक्ट दूसरे शब्दों में बोले तो इसके अंतर्गत वायसराय का जो परिषद था उसका एक सदस्य या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो नियम था। तो ये कुछ 2-3 बातें थी जो इसमें ध्यान में रखना है। अब चलिए इसको पढ़ लेते हैं। कहा क्या रहा है 1861 का अधिनियम? कह रहा है, ये देख लीजिए, द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि, जैसे हम बताए थे कि सर दिनकर राव और बनारस का राजा और पटियाला का महाराजा को नियुक्त किया, मनोनीत किया गया गैर सरकारी तौर पे। शुरुआत की गई अधिनियम द्वारा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियाँ दे दी गई, जिसमें विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें वायसराय को एक और चीज़ यहाँ पर दिया है जो यह नोट करने वाली बात है, इसमें वायसराय को आपातकाल में परिषद की स्तुति बिना, यानी आपातकाल में, जैसे अभी क्या है, राष्ट्रपति आपातकाल में अपना क्या करते हैं, बिना अनुमति के आपातकाल में अध्यादेश जारी कर सकते, उस समय ये यहीं से लिया गया है। इसमें वायसराय के आपातकाल में परिषद की स्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकृत किया गया। अब चलिए, ये 2-3 पॉइंट थे जो नोट करने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1892 का अधिनियम। इस अधिनियम में क्या था? 1892 का जो अधिनियम था, आपको बता दें कि 1892 के अधिनियम में जो ये पहले तो कैनिंग के द्वारा 3 सदस्यीय समिति को गैर सरकारी तौर पे स्थान दिया गया, इसी को विस्तृत कर दिया गया, इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। गैर सरकारी यानी सरकारी नहीं थे, सरकारी सब ब्रिटिश था, सब ब्रिटिश टोटल देख रेख करता था सर। गैर सरकारी सदस्य के रूप में इसको क्या किया गया, कुछ स्थान बढ़ा दिया गया। और याद रखिएगा, इसी भारत शासन अधिनियम 1992 में पहली बार क्या किया गया, इसको तो बढ़ाया गया और पहली बार उनको सवाल पूछने का अधिकार दिया गया। तो ये याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य जो अभी बताए हैं कि संख्या बढ़ा दी गई, और केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने, अभी बताए हैं कि वार्षिक बजट पर बहस यानी प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। सरकार से प्रश्न पूछने, वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। परंतु क्या था, एक याद रखिएगा, मतदान देने का अधिकार उनको नहीं था, क्योंकि गैर सरकारी सदस्य के रूप में उनको लिया जा रहा था, तो इसीलिए उनको मतदान देने का अधिकार नहीं था। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इसी अधिनियम का महत्वपूर्ण विशेषता थी, यानी निर्वाचन पद्धति जो आज भी चलता है वो 1892 से ही लिया गया था। तो ये 3-4 बातें थी जो इम्पोर्टेंट थी। अब आते हैं मेन मुद्दा, बहुत ही इम्पोर्टेंट अब चलेगा, 1909, 1919, 1935 का अधिनियम। तो अब आते हैं, अब जो नया प्रणाली आया 1909 का अधिनियम, जिसको बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मार्ले मिंटो अधिनियम भी बोला जाता है। अब इसको मार्ले मिंटो क्यों बोला जाता है, इसके बारे में थोड़ा आपको बता दें कि उस समय तत्कालिक जो मार्ले थे भारत सचिव थे,
जो ब्रिटेन में बैठते थे। और मिंटो जो सेकंड था, ये मिंटो फर्स्ट नहीं थे, मिंटो सेकंड थे, वो क्या थे, ये भारत में वायसराय थे, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो अधिनियम बोला गया। अच्छा, इस अधिनियम में सबसे बड़ी जो बात हुई, आप याद रखिएगा कि इस अधिनियम में सबसे बड़ी जो बात हुई वो सांप्रदायिक निर्वाचन को लेके इसमें इस अधिनियम में बोला गया, सांप्रदायिक निर्वाचन। अच्छा, सांप्रदायिक निर्वाचन क्या है कि बोला गया कि ये मुसलमान एक सांप्रदायिक निर्वाचन बोला गया कि मुस्लिम जाति के लोगों को मुस्लिम जाति का लोग ही केवल चुनेंगे। तो सांप्रदायिक निर्वाचन, तो आपको बता दें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक इसीलिए बोला जाता है लॉर्ड मिंटो को। तो पहला 1909 के रिफॉर्म में सबसे बड़ा काम क्या किया, ये कि सांप्रदायिक निर्वाचन कर दिया कि यानी मुसलमान सीट पर जो लड़ेगा उसको मुस्लिम लोग ही चुनेंगे। और आपको बता दें कि ये एक ही जाति के लिए था, वो मुस्लिम में, लेकिन जब 1919 में आ जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, 4 और जाति जुड़ जाएंगे, और 1935 में 3 और जाति जुड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले 1909 में और बात कर लेते हैं। तो क्या किया गया, पहला सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। इस तरह क्या किया गया, संवैधानिक क्या नाम है, इस तरह सांप्रदायिकता को वैधानिकता का दर्जा मिल गया। दूसरा क्या किया गया, इस अधिनियम में सबसे पहली बार वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। यानी वायसराय जो थे अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारतीय को वायसराय के गवर्नर की परिषद के साथ एसोसिएशन बना सकते थे। और आपको बता दें पहला जो भारतीय था वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इन्होंने क्या किया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने ये विधि सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय सदस्य जो विधि सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यपालिका परिषद में गए थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, नोट कर लीजिए, ये पूछता है, ठीक है। और जो गैर सरकारी तौर पे कुछ सदस्य की चुना जाता था उसको और भी विस्तृत कर दिया गया। तो ये 2-3 बात इम्पॉर्टेंट है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909 को, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा भारतीय के विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति बढ़ा दी गई। अभी बताएं आपको, परिषद में सदस्यों को बजट की विवेचना करना तथा उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हुई हैं। अब आगे चलते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी सुन लीजिए। 1919 का अधिनियम जो था इसको मार्टेंगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता था, सुधार भी कहा जाता था, क्योंकि मार्टेंगू जो थे वो सचिव थे ब्रिटेन में जो थे, और चेम्सफोर्ड जो थे, इन्हीं के काल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। चेम्सफोर्ड जो कि क्या थे, भारत में वायसराय थे, वायसराय, नोट कर लीजिए, भारत में इसीलिए मार्टेंगू चेम्सफोर्ड विरुद्ध सुधार बोला गया। इस अधिनियम में सबसे पहली बार क्या हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। यानी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव का जो प्रणाली था इसी अधिनियम के द्वारा अपनाया गया। और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। जो पहले 1909 में केवल एक मुसलमानों के लिए था, अब ये 4 और इसमें जुट गया, जो पिछले बार हम बात किए थे। 4 में कौन कौन जुट गया, तो आपको बता दें, ये 4 में जुट गया पंजाब के सिखों के लिए, नोट कर लीजिए, लिख दे रहे पंजाब के सिख के लिए, नोट कीजिए। दूसरा क्या था, भारतीय ईसाइयों के लिए, भारतीय जो भी ईसाई के लिए उसके लिए सांप्रदायिक निर्वाचन हो गया। और तीसरा जो था यूरोपियन के लिए, और चौथा जो था आंग्ल भारतीयों के लिए। तो 4 और बढ़ा दिया गया, पहले केवल मुस्लिमों के लिए था, अब 4 और बढ़ा दिया गया, ठीक है। पंजाब का जो भी सिख था उसके लिए, ठीक है। दूसरा था भारतीय ईसाइयों के लिए, और तीसरा यूरोपियन जो आए थे उनके लिए, और चौथा आंग्ल भारतीयों के लिए। अच्छा, ये आंग्ल भारतीय क्या होता है आप बता दें।
आंग्ल भारतीय वैसे इंसान को कहते हैं जैसे ब्रिटेन से हम जानते हैं ब्रिटेन उपनिवेशक आए थे यहाँ व्यापार करने, और बहुत ऐसे ब्रिटेन थे जो भारत की महिला से शादी कर लिए, तो उन्हीं से उत्पन्न जो लड़का हुआ, जो बच्चे हुए, उन्हीं को आंग्ल भारतीय कहा जाता है। तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान कर दिया गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन होगा, यानी उनके लोग उन्हीं को चुनेंगे, यूरोपियन लोग केवल उन्हीं को चुनेंगे, पंजाब के सिख लोग केवल पंजाब के सिख को ही निर्वाचन करेंगे, और भारतीय के ईसाई केवल उन्हीं को चलेंगे। यानी और विस्तृत कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया, फूट डालो राज करो का नीति अपनाया गया। तो ये इसमें हुआ। ठीक है, अब आगे जो यहाँ पे भी दिया है, सिख जो थे पंजाब के सिख ईसाई के लिए आंग्ल भारतीय और यूरोपियन के लिए ये लागू किया गया। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किया गया। अच्छा, केंद्र में द्विसदनीय यानी दोहरी सरकार की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब इस अधिनियम में क्या किया गया कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किया गया। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या किया है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई, और इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश सरकार के लिए कानून बना सकती थी, और इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली, यानी कह सकते हैं प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली क्या कहते हैं, द्वैत शासन यानी दोहरी शासन, यानी दोहरी एक ही जगह पे जब दो विभाग शासन करे उसी को द्वैत शासन कहते हैं। तो इसमें क्या किया गया, प्रांतों में द्वैत शासन में कि प्रांतों पे जो कानून बनाता था वो आपको गवर्नर बनाता था, और गवर्नर जो था दो विषय में बांटा था, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। अब आरक्षित विषय में आय वाला सब चीज़ आता था, और हस्तांतरित विषय में व्यय वाला सब चीज़ आता था। तो इस पर जो कानून बनाता था वो गवर्नर तथा इसका जो भी मनोनीत सदस्य था, जो ब्रिटिश लोग थे, वही केवल कानून बना सकते थे। और हस्तांतरित विषय में क्या कर दिया गया कि इस पर भी गवर्नर ही जो कानून बनाएगा, और उसके लिए केवल सलाह लेता था निर्वाचित सदस्य, जो भारतीय लोग गए थे उसका केवल ये सलाह लेता था। ठीक है, तो ये हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय दो भागों में बंटा गया, इसीलिए इसे द्वैत शासन कहते हैं, प्रांतों में द्वैत शासन। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़ हुआ इसमें, एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम विश्लेषण करना चाहेंगे। बोला गया इस अधिवेशन में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। उत्तरदायी शासन, अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, आखिर उत्तरदायी शासन है क्या। ये शब्द जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको बता दें उत्तरदायी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1919 के अधिनियम में हुआ है। आखिर ये है क्या, समझिए थोड़ा। हुआ यूँ कि भारत का प्रथम जन आंदोलन जो हुआ था 1916 ईस्वी में, कौन सा था, होम रूल लीग। ध्यान से सुनिएगा, नोट करते जाइएगा। पहला जन आंदोलन 1916 में होम रूल लीग के साथ स्टार्ट हुआ था। अच्छा, होम रूल लीग जिसको स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, ये भी लिख लीजिए, स्वदेशी आंदोलन भी इसको कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन। तो होम रूल लीग में दो आदमी थे। पहला जो थे वो यहाँ पे महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक चला रहे थे, और दूसरा जो था मद्रास में, यहाँ मद्रास जो पड़ता है यहाँ पे एनी बेसेंट चला रही थी। एनी बेसेंट, थोड़ा हिस्ट्री में ले चलते हैं आपको, ध्यान से सुनिए। तो महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक चला रहे थे, और जो मद्रास है वहाँ पे एनी बेसेंट ये होम रूल लीग का नेतृत्व कर रही थी। यहाँ पे क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक को एक अंग्रेजी पत्रकार जो था वेलेंटाइन सिरोल जिसका नाम है, इसने क्या किया, कह दिया ये भारतीय अशांति का जनक है। तो इसी को लेकर बाल गंगाधर तिलक कहाँ पे चले गए, ब्रिटेन चले गए, इस पे मानहानि का दावा करने, मुकदमा करने के लिए। तो यहाँ पे होम रूल लीग का नेतृत्व खत्म हो गया, और ये धीरे धीरे ख़त्म ही समझिए, एकदम ख़त्म हो गया होम रूल लीग। लेकिन एनी बेसेंट यहाँ ज़बरदस्त पकड़ी हुई थी, स्वदेशी आंदोलन होम रूल लीग का पूरा सपोर्ट कर रही थी। तो इसीलिए वहाँ उसी समय जो भारत सचिव था मार्टेंग्यू 1919 में, वो एनी बेसेंट को बुलाया अपने पास, और एनी बेसेंट
तो वो ब्रिटेन में बुलाया और एनी बेसेंट के साथ एक समझौता किया। इस समझौता के ये क्या बोला था, 20 अगस्त 1917 को एक समझौता हुआ मार्टेंग्यू, जिसको बोलते हैं मार्टेंग्यू की घोषणा पत्र भी, और ये एनी बेसेंट के साथ हुआ था। और इसमें ये बोला था मार्टेंग्यू कि इसके बाद जो भी अधिनियम जाएगा उसमें उत्तरदायी शासन यानी भारत का जो शासन है ये उसमें व्यवस्था उसकी की जाएगी। इसके बाद जो भी अधिनियम भारत जाएगा उसमें उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाएगी, ये मार्टेंग्यू ने बोला था। और 1917 के बाद जस्ट आया 1919 का अधिनियम मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड पूजा, इसीलिए इसमें उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई, यानी भारत का शासन, भारत का उत्तरदायी शासन। तो ये समझ गए होंगे, कुछ क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसमें किया गया, क्यों किया गया बता दिए। और आगे देखिए, और एक और चीज़ बोला गया कि एक इसी 1919 के अधिनियम में बोला गया कि एक परिषद का गठन होगा जो 10 वर्ष बाद भारत आएगा, किसके लिए, समीक्षा करने के लिए कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो कैसा चल रहा है। तो 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के और वो अपने ऊपर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए ये आएगा भारत, एक आयोग। लेकिन ये 10 वर्ष बाद नहीं आया, आपको बता दें ये पहले ही चला आया, यानी 1919 में 10 जोड़िएगा तो 1929 होना चाहिए, लेकिन ये 1927 में ही बन गया और 28 में भारत चलाया गया, जिसका नाम था साइमन कमीशन, जिसको विरोध में लाला लाजपत राय लाठी से प्रहार उन पे कर दिया सब और वो मर गए। और मतलब मरते मरते बोल गए मेरे पीठ पे किया हुआ हर एक प्रहार ब्रिटिश के ताबूत के कील के समान होगा। तो ये जो साइमन कमीशन आया जिसमें 7 सदस्य थे, क्यों विरोध हुआ, 7 सदस्य थे, सातों के सातों कौन थे, गोरे थे, अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध हुआ। और सबसे अधिक विरोध लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ। तो ये आ गया 1927 में, 2 साल पहले ही आगे आना था 1929 में। 1928 में ये भारत आया, 27 में वहाँ पे बड़ा था ब्रिटेन में, और ये इसने 30 में अपना रिपोर्ट दिया 1930 में। तो ये याद रखिएगा। तो 1919 का ये अधिनियम है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं 1935 का अधिनियम, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये अधिनियम, और इसको काफ़ी बारीकी से आप पढ़िएगा और जो बता रहे हैं उसको नोट करते जाइएगा। 1935 का अधिनियम को बता दें, ये हमारे संविधान का एक बेस है। सबसे बड़ा अधिनियम यही है, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारे संविधान में लिया गया है वो 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, इसमें सबसे पहली जो बात हुई, इसमें हुई क्या, भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आपको बता दें। संघात्मक सरकार मतलब संघ में एक सरकार होगी, लेकिन उस समय चूंकि भारत में बहुत सारे प्रांत बटे हुए थे, एक से अधिक बहुत सारे प्रांत, 500 के लमसम में प्रांत बटे हुए थे, तो उसने सोचा कि अगर हम सब संघ के हाथों में अपनी शक्ति दे देंगे तो हमको राजा कहलाने से क्या फ़ायदा, इसीलिए ये विफल हो गया। संघात्मक सरकार स्थापना की बात कही गई थी, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, और इसको केंद्र में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया गया, और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, नोट कर लीजिए। प्रांतों को स्वायत्तता यानी खुला छोड़ दिया गया, ठीक है। तो केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया, और द्वैध शासन लागू होने के साथ ही प्रांत में स्वायत्तता हो गई, ठीक है, और प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त हो गया। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या हुई इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 की स्थापना की। भारत में मुद्रा एवं शाख नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, ठीक है। चौथा क्या हुआ इसमें बात की, जो 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन आया था, जिसमें एक मुस्लिम की बात कहा गया था, उसमें 4 जोड़ा गया 1919 में। कौन कौन आपको बता ही दिए, पंजाब के सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीय, ठीक है। अब 1935 में 3 और इसमें जोड़ दिए गए सांप्रदायिक में, यानी और इसका विस्तार कर दिया गया। कौन कौन, तो पहला बोला गया महिला, ठीक है, पहला महिला को, दूसरा मजदूर को, और तीसरा जो बोला गया दलित को,
दलित या हरिजन बोलिए, इसमें और जोड़ दिया गया। तो इस तरह करके सांप्रदायिक निर्वाचन को और विस्तार कर दिया गया, ठीक है। और साथ में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई। तो इस अधिनियम में यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले बता दें, निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित को, महिला और मजदूर को जोड़ दिया गया। साथ में इसी अधिनियम को के तहत 1937 में, यानी 1935 में अधिनियम है, 1937 में ये संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। एक चीज़ बता दें कि जो 1935 में आया था, इस जो लागू हुआ 1935 में बना, लेकिन टोटल चीज़ लागू हुआ 1937 में। उसी तरह 1919 का जो अधिनियम था बना 1919 में, लेकिन लागू हुआ 1921 में, ये याद रखिएगा। और इसके तहत क्या हुआ, तो वर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया गया। इसी 1935 के अधिनियम के तहत ही वर्मा को भारत के से अलग कर दिया गया। जो अभी वर्मा को नया जो अभी नाम है म्यांमार, पहले वर्मा कहते थे। साथ में सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इसके तहत कुछ प्रांतों को द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, ठीक है। और साथ में आपको बता दें, इसी के तहत 1919 में आपको छूट गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताना चाहेंगे खासकर यूपीएससी एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। 1919 के अधिनियम में आपको बता दें, सबसे पहली बार बोला गया था पीसीएस का, यानी पीसीएस के गठन के लिए, पीसीएस यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन के लिए। थोड़ा उसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। 1919 के अधिनियम में पीसीएस के गठन के बारे में बोला गया था, पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन के बारे में। लेकिन ये चूँकि संपूर्ण भारतीय महाद्वीप के लिए ऐसा गठन किया गया था, तो ये विफल होने लगा, और टोटली समझिए तो विफल हो ही गया। तो इसीलिए 1923 में इसकी विफलता की जांच करने के लिए ली आयोग, यानी वो इसको ली आयोग बोलते हैं, यानी ली के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। और इसी ने सिफारिश दिया 1 अक्टूबर 1926, नोट कर लीजिए, इसी ने सिफारिश दिया, ली ने 1 अक्टूबर 1926 को, जिसके तहत सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यही सेंट्रल लोक सेवा आयोग यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1935 में एफपीएससी बन गया, यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। और इसी का नाम बदल के 1950 में यूपीएससी कर दिया गया, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। फिर से बता दें, 1919 के अधिनियम में एक पीसीएस का गठन हुआ, जिसको संपूर्ण भारतीय महाद्वीप में जो था काम करना था, लेकिन उसकी विफलता होने लगी, बहुत बड़ा भाग होने के वजह से, और भी बहुत सारा वजह है जो हिस्ट्री में हम चर्चा करेंगे। तो विफल होने के कारण एक ली आयोग की गठन हुई 1923 ईस्वी में, जो जांच करके अपना रिपोर्ट देना था। ये 1923 ईस्वी में ली आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया, और उसने सिफारिश की कि एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग होगा, जिसकी स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को। और इसके अध्यक्ष भी याद रखिएगा, सर रोस बराकर, नोट कर लीजिए, सर रोस बारकर, ये इसके अध्यक्ष थे केंद्रीय लोक सेवा आयोग। और यही केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी सीपीएससी को 1935 में एफपीएससी कर दिया गया, यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, एफपीएससी, ठीक है। और इसी का नाम बदल के संघ लोक सेवा आयोग, हिंदी में जो कहते हो था, 1950 में क्या कर दिया गया, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। एक चीज़ और बता दें, यह भारतीय अनुच्छेद 315 में इसका वर्णन है, 315 में इस यूपीएससी का वर्णन है। और इसके साथ ही बोला गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग भी इसी के अंतर्गत आता है। और ये भी बोला गया कि एक राज्य में एक लोक सेवा आयोग हो सकता है, या एक से अधिक राज्य मिलाकर एक लोक सेवा आयोग बन सकता है। तो ये नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं 1935 के, अभी ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम की, 1947 की। 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत में स्वतंत्र और संपूर्ण राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया, दोनों डोमिनियन राज्य के गवर्नर जनरल का पद सृजन किया। अब दोनों डोमिनियन राज्य कौन थे, तो एक पाकिस्तान था और एक भारत था। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हो
और इसको बता दें, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेट एटली ने घोषणा पत्र किया 30 जून 1947 को, और भारत में ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करने की घोषणा की। और एक और चीज़ बता दें, उसने अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा था कि भारतीय रियासत हैं वो या भारत में मिल सकते हैं, या पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या खुद स्वतंत्र रह सकते हैं। तो लगभग हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को लगभग मिला लिया, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिसको जो ना ही पाकिस्तान, एक बोल रहा था हम पाकिस्तान में मिलेंगे, एक बोल रहा था हम स्वतंत्र रहेंगे। और ये तीनों कौन थी, पहले इसका नाम जान लीजिए। एक हैदराबाद था जिसको सैन्य कार्रवाई के तहत, एक था हैदराबाद, एक जूनागढ़ जो गुजरात में पड़ता है, और एक था जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको मिलाया गया विलय पत्र के द्वारा जब पाकिस्तान हमला कर लिया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया, और इसको सैन्य कार्रवाई के द्वारा रातों रात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिक भेज के इसको तीनों को अपने में मिला लिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चलते हैं हम थोड़ा क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन के बारे में टोटल क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और हम अच्छे जितना हो सके हम आपको अच्छे से कवर करवा दे टोटल पॉलिटी का ये बुक। थोड़ा लंबा हो रहा है, समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब टोटल क्वेश्चन आप खुद बनाइए। कह रहे निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस, तो आपको बोले ही थे। तो कह रहा है कि बजट पे बहस के लिए, तो आपको बताए थे कि 1861 का अधिनियम में क्या किया गया था, कुछ भारतीयों को गैर सरकारी के तौर पे क्या किया गया था, एंट्री करवाया गया था, ताकि चूँकि ब्रिटिश को ऐसा लगने लगा था कि अब भारतीयों को लेके ही चलना पड़ेगा, अगर छोड़ेंगे तो ये विद्रोह कर देंगे 57 के साथ ही। तो 1861 में तीन ऐसे जैसे बनारस के राजा, पटियाला का महाराजा और सर दिनकर राव को गैर सरकारी तौर पे विधान परिषद में स्थान दिया गया था। और इसी के बाद जो 1892 का अधिनियम था, इसी में क्या बोला गया था कि आप बहस भी कर सकते हैं, यानी विधान पे बजट पे बहस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनको मत देने का अधिकार नहीं था, आपको बता ही दिए हैं। चलिए डिस्क्रिप्स देखते हैं। 1892 के भारतीय शासन अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों को वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो आपको बता दें, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 1909 में स्टार्ट हुआ। जो पहला मुस्लिम लीग को, वो सांप्रदायिक के मिंटो को सांप्रदायिक का जनक कहा गया है, क्योंकि उसने क्या भी किया था, मुस्लिमों का चुनाव केवल मुस्लिम लोग ही करेंगे। वहीं से 1909 से ही शुरुआत किया था। विस्तार 1919 में 4 और 1935 में 3 को जोड़ा गया था, जो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता ही दिए पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ लेते हैं। 1919 के पार्लियामेंट में ब्रिटिश भारत के सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इस तरह क्या हुआ, सांप्रदायिकता को वैधानिकता का दर्जा मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो आपको बता दें, संघीय न्यायालय 1935 के अधिनियम कोई नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और 1935 में तो ये संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी, लेकिन बना कब था, हुआ था गठन 1937, याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1937 को। चलिए देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सर मॉरिस ग्वेयर थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है,
सर मॉरिस गिवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजली वे में टोटल क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तो, नहीं देखे हैं तो फिर से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1935 के अधिनियम द्वारा हुआ था 1937 में, 1 अक्टूबर 1937 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? आपको बता दें कि प्रांतों में 1919, प्रांतों में बताए थे 1919, और यही प्रांतों को हटाकर केंद्र में कब कर दिया गया था? 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को हटाया गया था और प्रांत को स्वायत्त कर दिया गया था, यानी और 1935 में क्या किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले पढ़ लें इसको। देखिए कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन और एक नए अखिल भारतीय संघ जिसको जो लागू नहीं हो सका, ठीक है, और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषय को 2 भागों में आरक्षित और हस्तांतरित विषय बता ही दिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित में किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी? तो फिर क्या हो जाएगा? 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपका IAS 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या कर रहा है? कह रहा है 1919 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो पढ़ लेते हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। तो 1919 में प्रांत में द्वैध शासन सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, या ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में विस्तार किया गया था, ना कि उसकी व्यवस्था उसी समय की गई थी। मुसलमानों के लिए कब की गई थी? 1909 में, बता ही दिए, ठीक है। जो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो सेकंड को कहा जाता है। और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि 1919 में क्या किया था? केंद्र जो था प्रांतों को क्या किया था? विधायी शक्ति दिया था, यानी प्रांतों में द्वैध शासन लगा के दोहरी नीति, दोहरी शासन लगा के विधायी शक्ति दी थी। तो कौन हो जाएगा? 1 और 3 सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये डिस्क्रिप्शन है उसका। भारत शासन अधिनियम 1919 में ब्रिटिश के द्वारा वही चीज़ जो पढ़ाए हैं वही चीज़ दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनात्मक कब हुई? तो दोहरी सरकार कब लगी? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा दोहरी शासन लगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो प्रांत में लगा था दोहरी शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ लेते इसको, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन को राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, जो 5 वर्षों का होता है और 60 सदस्य थे। अधिकतम 20 सरकारी हो सकते थे। निचले सदन केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होते थे। और 1919 की धारा 19 के तहत 140 सदस्य, जिसमें 100 निर्वाचित और 40 मनोनीत होते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय? वही हो जाएगा 1919 का एक्ट। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दें कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करते हैं वो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा करते हैं। यहाँ पे पढ़ लीजिए। यहाँ पे चूंकि बोल रहा है कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जाने की शक्ति मिल गई थी, लेकिन राष्ट्रपति का जो अध्यादेश निर्गत होता है अनुच्छेद 123 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा जो 42 और 43 है, इसी के तहत ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। कौन सा निर्वाचन? तो आपको बता दें, ये अभी वीडियो में डिस्क्राइब नहीं किया, विवरण इसका नहीं दिए, तो आपको बता दें कि 1919 के तहत 1926 और 1945, इसको छोड़कर 37 को छोड़कर 26 और 45 दोनों का निर्वाचन हुआ, यानी ए और सी इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिकता निरंकुशता का सिद्धांत, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, तो ये भी 1935 का अधिनियम हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा अधिनियम था और इस संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज भी हमारे संविधान का लगभग 70-80% जो चीज़ है इसी से लिया गया है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रवृत्त किया गया है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत और सबसे बड़ा था। साथ ही भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में सबसे जटिल दस्तावेज है। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्रीय राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन सभी की व्यवस्था की गई थी, जो आप पहले ही बता चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस उल्लेख योजना के तहत हुआ है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन हुआ वही होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत शासन अधिनियम पारित किया गया ब्रिटिश शासनकाल में, और जिसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। 7वीं अनुसूची के अनुसार संघीय राज्य और समवर्ती सूची का विभाजन किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ जो स्थापित नहीं हो सका, ये भी था, प्रावधान शामिल किया गया। इस संघ का निर्माण तत्कालिक ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नर और देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं हो सका जैसे बताए हैं। 1935 में भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को, एक चीज़ ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, छूट गया हमसे। 1935 में जो भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाली संघ के जो अवशिष्ट यानी विशिष्ट शक्ति जो था वो गवर्नर जनरल को दिया जाता था, ना कि ये विधान परिषद या विधानसभा को। ठीक है, गवर्नर जनरल में होता था अवशिष्ट शक्तियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक अधिनियम 1935 की क्या विशेषता है बोला है? ठीक है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था जो लागू नहीं हो सका, ये सही है। कौन सा नहीं है बोल रहा है क्वेश्चन, कौन सा नहीं, यानी इसमें कौन गलत है? अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटन किया गया था। कह रहा है अवशिष्ट विषय यानी अवशिष्ट विषय पर जो शक्ति थी प्रांतीय विधायक को आवंटित किया गया था, नहीं, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें थी? गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, तो यही गलती है और ये सही हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा। आगे पढ़ लेते हैं यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात पर। ठीक है, 1935 में क्या किया गया था? प्रांतीय स्वायत्तता कर दिया गया था, यानी केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया था, राज्यों को स्वायत्त छोड़ दिया गया था। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन सही है, समाप्त कर केंद्र में लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली, क्या कर रहा है? एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था, तो केंद्र में द्वैत शासन वही होगा 1935 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना, महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ, तो आपको बता दें जो लागू नहीं हो सका था, कब किया गया था? 1935 के तहत। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? तो संघीय शासन की व्यवस्था वही हो जाएगा 1935। ठीक है, चलिए 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें थी? तो गवर्नर जनरल के पास थी, अभी पीछे ही बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव 1935 के द्वारा कौन नहीं है बताना है। तो देश के लिए एक लिखित संविधान, और यही हो जाएगा। इसमें कहीं भी लिखित संविधान का जिक्र नहीं है, बल्कि विधानमंडल में निर्वाचित एवं जवाबदेही पड़ती थी, ये था ही। एक संघ की योजना था ही जो नहीं लागू हो सका। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेश ये भी था किया जाना, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 1935 में देश के लिखित संविधान का उल्लेख नहीं है। भारत में लिखित संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख कब मिलता है? क्रिप्स मिशन में किया गया है। ठीक है, अन्य तीनों विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है और लगभग भाग इसका यहीं से लिया गया है, तो ये नंबर इसका हो जाएगा आंसर। पढ़ लेते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा 1935 के अधिनियम पर ही आधारित है। 1935 का मुख्य जो मेन पॉइंट है याद रखिएगा, संघात्मक सरकार की स्थापना।
केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, ठीक है, केंद्रों एवं प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि, ये सब इसकी प्रमुख विशेषता है 1935 का। ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए एक बार फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह करके हमारा एक चैप्टर आज पूरा हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हो गया। वर्मा यानी म्यांमार, जो नया नाम है म्यांमार, भारत से अलग हो गया। तो आपको बता दें 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में क्या हो गया, वर्मा भारत से अलग हो गया, ठीक है। 1937 में क्या हुआ, वर्मा भारत से अलग हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस ये सभी इम्पॉर्टेंट थे। आईएएस तक के लेवल को हमने कवर किया है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। कल फिर हम एक नया वीडियो के साथ यहाँ आपके सामने उपस्थित होंगे, ठीक है, जिसमें संविधान सभा के बारे में जिक्र होगा और संविधान सभा के टोटल क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो एक बार फिर देख लीजिए या हमें कमेंट करके बताइए कौन सा चीज़ आपको समझ में नहीं आया, किस विषय किस टॉपिक पे, हम उस पर ज़रूर वीडियो एक बना देंगे जिससे आप पूरे अच्छी तरह से समझ लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू। कल संविधान के बारे में कल बात होगा।